नमस्कार, मैं सुकन्या सिंह आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान हमारे देश के अन्नदाता हैं और वे ही हमारे देश के भाग्य विधाता हैं। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। जामुन की करें सघन बागवानी, पाए अच्छी क्वालिटी का अधिक फल। जल की बचत और संरक्षण आज की जरूरत। जामुन केवल एक पौष्टिक गुणों वाला फल ही नहीं है, इसमें औषधीय गुण भी होते हैं, जिसके कारण आज बाजार में इसकी अच्छी मांग रहती है। लेकिन आपने देखा होगा कि अब गांव में जामुन के पेड़ कम ही संख्या में रह गए हैं। आप चाहे तो इसकी बागवानी करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान लखनऊ द्वारा जामुन की ऐसी किस्मों का विकास किया गया है जिसको सघन बागवानी के रूप में लगाकर जल्द ही अच्छी क्वालिटी का उत्पादन लिया जा सकता है। तो जामुन की सघन बागवानी पर तकनीकी जानकारी लेते हैं इसी संस्थान के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर AK सिंह से। जामुन एक ऐसा फल है जो कि एंटी डायबिटिक है। डायबिटीज़ के मरीजों के लिए ये बड़ी लाभदायक है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट वैल्यू बहुत अच्छी मिलती है। और उसके अलावा आप देखें, ये इकोनॉमिक आर्थिक दृष्टिकोण से अब जब आप देखेंगे तो पहले जामुन का पेड़ आप देखे होंगे जो 50% से ज़्यादा फल हमेशा ज़मीन पे गिर जाता था, ख़त्म हो जाता था। तो जो हमारे संस्थान ICAR CISH ने जो तकनीक निकाली उसमें हमारा उद्देश्य ये था कि जो फल है उसको पूरा का पूरा हम किसी तरह तुड़ाई कर सके, हार्वेस्टिंग कर सके। परंपरागत जामुन के पेड़ों की बात करें तो ये काफी बड़े होते हैं और इसके ज्यादातर फल जमीन पर गिरकर नष्ट हो जाते हैं। लेकिन इस तकनीक से तैयार किए गए पौधे काफी छोटे और छतरी के आकार के होते हैं। इनके फलों को हम हाथ से ही तोड़ सकते हैं। तो उसके लिए हमने प्रूनिंग तकनीकी विकसित की जिसमें ओपन सेंटर सिस्टम बहुत ही उपयुक्त पाया गया। और ये किसानों के लिए प्रचलित किया जा रहा है कि जिससे कि वो 10 से 12 फीट ऊंचाई तक केवल पौधे को रखें और चारों तरफ, चारों दिशा में 4 शाखाएं रखें। इससे छतरी जैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा और उससे पूरा का पूरा यील्ड ले सकते हैं। अगर आप जामुन की सघन बागवानी करना चाहते हैं तो इसके लिए किस्मों के चयन पर विशेष ध्यान रखना होगा। जामुन की सघन बागवानी को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान लखनऊ द्वारा जामुन की उन्नत किस्में विकसित की गई हैं, जिनका आप चयन करें। संस्थान द्वारा अभी हाल ही में एक वैरायटी इसकी रिलीज की गई है जिसका नाम है CISH जामवंत। दूसरी प्रजाति हमारे संस्थान द्वारा जो निकाली गई है उसका नंबर है CISH J4242। ये बिना बीज का जामुन है और ये एक यूनिक करैक्टर है जिसका की कीमत बाज़ार में किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा मिल सकता है। और हालांकि यील्ड इसमें जामुन से कम है, लेकिन जामुन को जब आप देखेंगे तो 10 साल की उम्र में 70 से 80 किलो प्रति पेड़ कम से कम उपज जरूर दे देगा। दोनों का स्वाद अच्छा है। जामुन की विशेषता होनी चाहिए गले में आपको तीखापन न लगे। तो ये दोनों प्रजातियां हमारे स्वाद के लिहाज से अच्छी हैं, चाहे बिना बीज वाली हों या बीज वाली हों। जो बीज वाली प्रजाति है इसमें भी हमारा बीज बहुत ही हल्का है, करीब 90 से 92% तक इसमें आपको पल्प गूदा मिलेगा। केवल छोटा सा पतला सा बीज बीच में होगा। और दूसरी विशेषता ये है कि हमने इसको प्रयोगशाला में ये भी टेस्ट किया है कि जामुन के गूदे में भी, बीज में भी, दोनों में भी एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टी है जो डायबिटीज़ के लिए अच्छा है। तो इसलिए गूदा भी इसका उतना ही महत्वपूर्ण है जितना बीज। तो इसलिए ज़्यादा गूदे वाला ये प्रजाति जामुन आपको ज़्यादा आर्थिक दृष्टिकोण से फायदेमंद होगा। इस तकनीक से बागवानी में पौधरोपण के 1 से 2 वर्ष बाद 70 से 80 सेंटीमीटर की ऊंचाई से पौधे की कटाई कर दी जाती है। उसके बाद कई शाखाएं निकलती हैं, जिनमें से 4 शाखाओं को छोड़कर सभी शाखाओं की कटाई कर दी जाती है। इन पौधों पर फलन 4 से 5 साल बाद आना शुरू हो जाता है। फिर जरूरत के हिसाब से कटाई छंटाई करते रहते हैं।
प्रूनिंग की तकनीक अपनाने से सघन बागवानी के रूप में इसको लगाया जा सकता है। 5 बाई 5 मीटर की दूरी पर लगाया जा सकता है। पौधे से पौधे की दूरी 5 मीटर, लाइन से लाइन की दूरी 5 मीटर रख सकते हैं। इससे करीब 400 पौधे 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में मारे आ जाएंगे। उससे किसान ज़्यादा पौधे कम क्षेत्रफल में लगा करके ज़्यादा आय प्राप्त कर सकेंगे। तो ये उद्देश्य हमारी इस प्रजाति का है और इस तकनीकी का है। इसमें ये किया गया है कि इसमें सेंटर से ब्रांच को ओपन किया गया है। अच्छा, इसको बोलते हैं सेंटर ओपन सिस्टम। इस सेंटर ओपन सिस्टम में उद्देश्य ये है कि पौधा हमारा ज़्यादा बड़ा 10 से 12 फीट से ज़्यादा ऊंचाई पे न हो और चारों तरफ अम्ब्रेला जैसा, छाते जैसा स्ट्रक्चर हो शेप पौधे का, और इस तरह पूरा घुघरू की तरह आपको फल दिखाई देगा। इस साइड में आ जाइए सर। तो इस तरह से आपको चारों तरफ से और एक किसी भी प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर सारा फल आप तोड़ सकते हैं। उद्देश्य इसका ये है। तो इसलिए ओपन सेंटर सिस्टम हमारे संस्थान द्वारा ये किसानों के लिए रिकमेंड किया जाता है। और ये प्रजाति हमारी रिलीज प्रजाति है जामुन के नाम से, CISS जामुन, ये वो प्रजाति है। 1 हेक्टेयर में कुल 400 पौधे लगाए जाते हैं, जिनसे 10 वर्ष बाद कुल लगभग 320 कुंटल फल प्राप्त होता है। इस तकनीक से जामुन का बाग लगाकर किसान भाई अच्छी आय ले सकते हैं। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। देश के कई क्षेत्रों में भूमिगत जल के लगातार दोहन के कारण जल का स्तर नीचे जा रहा है, जो कि एक भयावह स्थिति है, जिस पर लगातार जरूरी कार्य भी किए जा रहे हैं। सरकार कई परियोजनाएं चला रही है। अब सभी लोगों को मिलकर इसके लिए जरूरी कदम उठाने का समय आ गया है, तभी भविष्य में ऐसी भयावह समस्या से बच सकते हैं। इस विषय पर जानकारी के लिए मिलते हैं मृदा एवं फसल विभाग के HS जाट से, जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में बता रहे हैं। आज पूरे विश्व में जल की समस्या है। दिनों दिन बढ़ रही आबादी इसका बहुत बड़ा कारण है। पहले ये माना जाता था कि धरती में जल इतना है कि हमें हमेशा मिलता रहेगा, परंतु अब पता चल रहा है कि ये सोच कितनी गलत थी। जितना जल हम धरती से निकाल रहे हैं, उतना जल तो रिसाइकलिंग से वापस प्रकृति को दें, तभी जल की उपलब्धता बनी रह सकेगी। तो इसको रोकने के लिए बहुत सारी स्कीम्स भी भारत सरकार की तरफ से भी आई है और हमारा संस्थान भी उनकी इस रोकने के लिए बहुत सारे प्रयास कर रहा है और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर किए जा रहे हैं। यदि हम देखें कि अमूमन जो धान में जो पानी लगता है वो करीबन 1.5 मीटर के आसपास, यदि हम देखें डेप्थ में, तो 1.5 मीटर के आसपास पानी लगता है। तो इतना पानी हम जमीन से उठाते हैं, हर साल हम उठाते हैं 1.5 मीटर के आसपास, जो भी हमारा जो राइस वीट बेल्ट है उसमें से। तो इसको कम करने के लिए कि हम कैसे इसमें हेल्प कर सकते हैं, तो उसके लिए हमारे संस्थान ने बहुत सारी एक्सपेरिमेंट्स यहाँ पे शुरू किए हैं। उनमें से 2 जो मुख्य टेक्नोलॉजी, जो मैं समझता हूँ कि मुख्य टेक्नोलॉजीज हैं, उनमें से एक है ग्राउंड वाटर रिचार्ज टेक्नोलॉजी। ग्राउंड वाटर रिचार्ज टेक्नोलॉजी में क्या करते हैं कि जहाँ खेत का जो सबसे निचला हिस्सा होता है, वहाँ पर हम एक रिचार्ज स्ट्रक्चर बनाते हैं। जो बारिश का जो एक्सेस पानी है, क्योंकि बारिश कई बार यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है, एक दिन में 10-12 सेंटीमीटर बारिश हो जाती है, तो खेत का सारा पानी बह के दूसरी जगह चले जाता है। तो उस पानी को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, रिचार्ज स्ट्रक्चर बनाते हैं और उसके अंदर जितना भी पानी होता है, खेत का एक्सेस वाटर होता है, उसको ज़मीन के अंदर उतार देते हैं। उस पानी को हम ज़मीन के अंदर भी रहने दे सकते हैं, और यदि हम उस पानी को रीयूज करना चाहते हैं यदि रबी फसलों के लिए, तो हम उसको यूज भी कर सकते हैं। किसानों को खेती के तरीके में भी बदलाव लाने की जरूरत है, क्योंकि किसान लगातार ऐसी फसलों को उगाते हैं जिसमें सिंचाई की जरूरत अधिक होती है, जिससे जल की खपत बढ़ती है। इसीलिए अपने फसल चक्र में बदलाव करें। अधिक सिंचाई चाहने वाली फसल के बाद कम सिंचाई चाहने वाली फसल लें। इसके अलावा जैविक खेती करें। जैविक खेती में कम सिंचाई की जरूरत होती है। एक तो है कि हम कद्दू करके जो धान की बिजाई करते हैं, उसके बजाय हम धान की सीधी बिजाई करें। जैसे हम गेहूं लगाते हैं, उसी तरह से हम सीधी बिजाई करते हैं, तो जो इसमें पानी की बचत है वो करीबन 15 से लेकर 25% तक पानी की बचत हो जाती है। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि हम उसके अंदर माइक्रो इरिगेशन में स्प्रिंकलर इरिगेशन भी बढ़िया यूज कर सकते हैं, और दूसरा ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। तो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम पे हमारे संस्थान ने काम किया है, सरफेस ड्रिप इरिगेशन पे भी काम किया और सब सरफेस ड्रिप इरिगेशन पे भी काम किया। अब आइए मिलते हैं सहायक वैज्ञानिक सुरेश कुमार से, जो जल की बचत में उपयोगी ड्रिप इरिगेशन तकनीक के बारे में बता रहे हैं।
तो हमने ऐसी कई वैज्ञानिक तकनीकें ईजाद की है जो सिर्फ न केवल गिरते हुए जल स्तर को रोकेगी बल्कि हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए पानी को बचाकर भी रखेगी। इसमें से एक तकनीकी है ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। तो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम हम दो तरह से लगाते हैं, एक है सरफेस ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, दूसरा है सब सरफेस ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। सरफेस ड्रिप इरिगेशन सिस्टम से हम क्या करते हैं, लाइनें है वो बिजाई करने के बाद में कोई भी फसल है उसको खेत में बिछा देते हैं। सब सरफेस ड्रिप इरिगेशन में क्या करते हैं, हम जो 15 से 20 सेंटीमीटर की गहराई में उन लाइनों को गाड़ देते हैं और उसके बाद में उसी से हम पानी लगाते हैं। इससे फ़ायदा है कि हमारा लगभग 40 से 50% तक वो पानी है वो उसकी बचत होती है और ये बचत हम हमारे धान में कर सकते हैं, हम हमारे गेहूं में कर सकते हैं, हम हमारी मक्का में कर सकते हैं, हम हमारे जो मूंग बीन है उसमें कर सकते हैं, क्योंकि इन फसलों को हमने यहाँ पर वैज्ञानिक तरीके से लगाकर देखा है एवं रिसर्च करके देखा है और उसके परिणाम हमको काफ़ी अच्छे प्राप्त हुए हैं। इसको लगाने के लिए हमारे पास एक ड्रिप इंस्टॉलर मशीन है जो सब सरफेस ड्रिप इरिगेशन को इंस्टॉल करती है। वो क्या करती है कि लाइन खोदती है, जो जिसको जिर्री बोलते हैं, उसको जितनी गहराई जिस फसल में के लिए यूज़ करनी हो उतनी गहराई के अकॉर्डिंग हम उसको खोदने के बाद में इन पाइपों को 15 से 20 सेंटीमीटर तक मिट्टी के अंदर दबा देते हैं और फिर उसके बाद में उसमें पानी लगाया जाता है। सिंचाई का ये तरीका बहुत से किसान अपना रहे हैं। इसे अगर आप अपने खेत में लगवाते हैं तो 60 से 80% तक अनुदान लाभ भी मिल रहा है, जिससे आप पर लागत का बोझ कम होगा। अनुदान लाभ के लिए अपने जिले के उद्यान विभाग में जानकारी लें। सभी किसान भाइयों से मैं यही गुजारिश करना चाहूँगा कि आने वाले यदि पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित करना है तो हमको ड्रिप इरिगेशन सिस्टम अपनाना होगा, हर एक किसान भाई को अपनाना होगा, जिससे हम 50% पानी की बचत कर सकते हैं एवं साथ ही साथ में किसान भाई के जो लागत बढ़ती जा रही है उसको कम कर सकते हैं और उत्पादकता में भी वृद्धि कर सकते हैं। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर हो। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेतीबाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। भारत मौसम विज्ञान विभाग नई दिल्ली तथा मौसम केंद्र भोपाल के सहयोग से इंदौर, नीमच, बुरहानपुर, झाबुआ और इनके आसपास के जिलों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि इन क्षेत्रों में आगामी 4 दिनों तक हल्के से मध्यम बादल छाए रहेंगे। हल्की से मध्यम वर्षा भी हो सकती है। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाई वर्षा होने के बाद धूप और फिर बादल की स्थिति बनने से फसल पर सफेद मक्खी का प्रकोप होने की संभावना है। सोयाबीन, मूंग, अरहर, तिल, उड़द और सब्जियों में भिंडी, लौकी, तोरई आदि पर इसका प्रयोग होता है। सफेद मक्खी फसल पर विषाणु जनित पीला मोज़ेक रोग फैलाती है। रोग के लक्षण पौधे की नई पत्तियों पर दिखाई देते हैं तथा पत्तियों पर बेतरतीब ढंग से फैलकर बड़े बड़े चमकदार नीले पीले धब्बे बन जाते हैं। पत्तियों की मुख्य सिरा के साथ पीली पट्टी बन जाती है और बाद में पूरी पत्ती पीली पड़ जाती है। नियंत्रण के लिए मौसम साफ होते ही थियामेथोक्साम 25 WG 10 ग्राम प्रति हेक्टेयर या इथोफेन प्राक्स 10 EC 1.25 लीटर प्रति हेक्टेयर या एसिटामिप्रिड 20 SP 200 से 250 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से या इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL की 100 मिलीलीटर मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। सोयाबीन, सब्जियों एवं अन्य खरीफ फसलों में जल निकास की उचित व्यवस्था बनाए रखें। सिंचाई की उपलब्धता होने पर धान की रोपाई करें। रोपाई से पहले पौध को किसी फफूंदनाशी से उपचारित अवश्य करें। इस समय खरीफ प्याज, लोबिया, भिंडी, सेम, पालक, चौलाई आदि सब्जियों की बुआई शुरू कर सकते हैं। बीज किसी प्रमाणित स्रोत से ही खरीदें। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है गांव सिमरिया, जिला छतरपुर के सुधीर कुमार ने। आपने
पिंजरा पद्धति से मछली पालन पर जानकारी चाहिए है तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। दोस्तों, मत्स्य पालन की नई नई प्रवृत्तियाँ आजकल देखने को मिलती है। उसी क्रम में केज एक्वाकल्चर एक उभर कर सामने आया है। तो सबसे पहले हम लोग ध्यान रखेंगे कि स्थान, उस जलाशय का वह स्थान जहाँ पर वाटर करंट या हवाएं कम से कम हो, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर है ये एक फ्लोटिंग टाइप के केजेस है, ये तैरता हुआ पिंजरा होगा और अत्यधिक हवा वाली क्षेत्रों को हमको अवॉइड करना है। तो ये चीज़ हमको कौन बताएगा कि कौन सी जगह काफ़ी अच्छी है। तो इसके लिए हम लोग जलाशय के निकटवर्ती रहने वाले ऐसे अनुभवी या बड़े लोग जो वहाँ पे कई सालों से रह रहे हैं से हम जानकारी ले सकते हैं। साथ ही साथ एक छोटा सा सर्वे भी हम कर सकते हैं कि किस जगह पर ये काम करना है। अभी केज है क्या चीज़? केज को सिंपली हम पिंजरा मान सकते हैं और ये तकनीकी रूप से 6 मीटर लंबा, 4 मीटर चौड़ा और 4 मीटर गहरा एक स्ट्रक्चर है, जिसे आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। और इसमें एक क्वालिटी नायलॉन का नेट या हम बोल सकते हैं कि एसडीपीई से बना हुआ एक अच्छा जाल, जिसका प्लाई साइज़ ऑलमोस्ट 45 प्लाई अगर होता है तो हम समझते हैं कि वो सबसे बेस्ट क्वालिटी है। ये केज जो 96 घन मीटर का होगा, ऐसे 4 चेंबर उस केज में बने होंगे और उससे सम्मिलित रूप से हम एक बैटरी का नाम देंगे कि ये सीक्वेंस है, एक बैटरी है जिसमें 4 केजेस लगे हुए हैं। अभी ये 4 केजेस बनाने का जो टोटल वन टाइम कॉस्ट है, जिसे या तो इसको फिक्स कॉस्ट बोल सकते हैं आप, ये ऑलमोस्ट 2,70,000 रुपये से 3 लाख रुपए तक पड़ती है। आप पंगेसियस मछली का पालन इस केजेस में कर सकते हैं। इसके अलावा आप तिलापिया में जो एक अच्छी वैरायटी है जिसको हम लोग गिफ्ट तिलापिया बोलते हैं या मोनोसेक्स तिलापिया बोलेंगे, कॉमन कार्प का पालन कर सकते हैं। कुछ मात्रा में आप इंडियन मेजर कार्प्स की रोहू मछली का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो बायोलॉजिकली डेट्राइटस खाकर उस तालाब के इन्वायरमेंट को, उस केज के इन्वायरमेंट को भी अच्छा बना के रखती हैं। उसके बाद में आप एक केज में आप 6 से 8 हज़ार अंगुलिकाओं का संचयन करेंगे। आपको ये बात का ध्यान जरूर रखना है कि मछली का साइज़ आपके जाल का जो मेज साइज़ है उसके अकॉर्डिंग हो, उससे छोटा ना हो। 90 दिन तक इस मछलियों का नर्सरी फेस चलेगा। इसमें आपको डिफरेंट काइंड ऑफ फूड आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि फ्लोटिंग फिश फीड आजकल मार्केट में अवेलेबल है। आप 28 से 32% प्रोटीन वाला 1 mm 2 mm साइज़ का फीड आप इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ हर महीने आपको मछलियों का वज़न एक बार नाप के उसकी सैम्पलिंग करके ये पता कर लेना है कि अभी इसका वज़न कितना हो गया। उसके गुना जितनी मछलियाँ आपने डाली हैं तो आपको ये पता चल जाएगा कि उसमें टोटल बायोमास या अभी मछलियों का वज़न कितना है। तो उसके आधार पे आप उसको प्रतिदिन आहार देंगे तो 2 से 5 ग्राम साइज़ की मछली 90 दिनों में लगभग 200-250 ग्राम साइज़ की हो जाती है। तो मैं यही समझूंगा कि इसकी एक बहुत अच्छी ग्रोथ है। तो जवान किसान भाइयों और इस प्रकार के कार्य करने वाले किसान भाइयों से मेरा निवेदन है कि आप केज पद्धति के बारे में अधिक जानकारी के लिए अपने निकटवर्ती जिला मत्स्य कार्यालय से संपर्क कीजिए, ज्ञान बढ़ाइए, क्योंकि ज्ञान से ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041921555 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।